अब देखो एक्सरसाइज 1.3 बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है और आना भी पड़ेगा, इस साल भी हर साल आएगा, पक्का क्वेश्चन है। और हर किसी स्टूडेंट के यहाँ से मार्क्स काटते हैं, वो कन्फ्यूजन में रहता है कि कौन सा, कन्फ्यूजन बना रहता है कि कौन सा सोल्यूशन किस में करना है, क्योंकि इसके 2 सोल्यूशन होते हैं। इसलिए मैंने पूरी की पूरी एक्सरसाइज छाप दी यहाँ पर। एक्सरसाइज 1.3 प्रश्नावली 1.3 पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरे के तीनों पार्ट, एग्जाम्पल दोनों, इससे पहले जो एग्जाम्पल है 9वां 10वां एग्जाम्पल 11वां तीनों एग्जाम्पल, और एक थ्योरम जो प्रमेय दे रखी थी, वो भी मैं थ्योरम मत लिखो, चाहे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो उसको भी, √2 है। इन सब को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया मैंने, बड़े ध्यान से समझना। इनकी 2 कैटेगरी बनाई, ऐसा मान लो 2 टाइप बनाए हैं, ठीक है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। अगर जिसने ये मेरी बात समझ लेना, बस ये 3 नंबर का सवाल आएगा 100%, 3 नंबर का क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएगा, 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे। अब इनके 2 सोल्यूशन बनेंगे, वो कैसे कि अगर आपको जो अकेला नंबर मिले, अकेला मतलब जैसे √5 है, √2 है, 1/√2 है, ठीक है, और कौन सा है √3 है, और कौन सा है अकेला नंबर, बस √2 ले लिया। मतलब जो सिर्फ एक ही नंबर हो, रूट के अंदर हो और एक ही नंबर, जैसे 5 है, 2 है, 1 का तो कोई मतलब नहीं, वैसा भी वो ये एक ही नंबर कहलाता है, √3 है। ऐसा कोई भी √7, √8, √3, जितना भी रूट में एक एक नंबर हो, इनको तो अलग नज़र से देखना है अपन को, मतलब इनको अलग कैटेगरी बनाओ इसकी। एक सोल्यूशन इसका बहुत मज़ेदार तरीका है, बहुत ही शानदार, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया एक, तो ये हो गया एक, √2 हो गया एक, √3 हो गया और एक 1/√2 हो गया। कैसा भी हो, चाहे और भी √7, वो मैंने बता दिया, सबका सोल्यूशन सेम। टाइप सेकंड में इसमें 2 नंबर हो, जैसे 3 है, 2 या 2 से ज़्यादा हो, जैसे देखो यहाँ पर 2 भी है, 3 भी है, 5, मतलब संख्या ही ज़्यादा हो, कहने का मतलब ये हो। इसके साथ में 7√5, इसमें भी देख लो अपने 2 नंबर है, 7 और 5, 6 + √2, इसमें भी 2 नंबर है। मेरी बात समझ रहे हो, बिल्कुल इजी लैंग्वेज पकड़ो, जैसा मैं कह रहा हूँ। 5 - √3 है, ठीक है, और कौन सा 3√2 है। ऐसा कैसा भी हो, कैसा भी दुनिया क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर 7 - √3 आ जाए, 5√2 आ जाए, 3√2, कैसा भी आ जाए, मेरा कहने का मतलब ये कि अकेला नंबर अलग सोल्यूशन, जिसमें 2 नंबर एक साथ अलग सोल्यूशन। कैसे, इसके अंदर हमें रूट को हटाना है, रूट का जो साइन, अंडर रूट का साइन जो है उसको हटाएंगे। कैसे, बोथ साइड स्क्वायर करके अलग सोल्यूशन बनेगा। इसके अंदर हमें रूट को सेपरेट करना है, रूट को सेपरेट, छोटी सी हिंट दे रहा हूँ, बाकी सोल्यूशन अभी करवा रहा हूँ। ये मज़ेदार सोल्यूशन कराऊंगा 2, एक ही वीडियो में पूरा एक्सरसाइज किया, पूरी ये जितने भी ये इससे संबंधित क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। करें स्टार्ट। ध्यान रखना, ऐसा कैसा चार्ट बनाओ कि जो, और साइड में लिख लेना, अपने भाषा में लिख लिया करो कि जो अकेला नंबर होगा, ऐसे लिख लो, जो अकेला नंबर होगा उसका अलग सोल्यूशन, और जो 2 संख्या या 2 नंबर साथ में होंगे उनका अलग सोल्यूशन हमें करना है, बस। कोई भी क्वेश्चन आ जाए फिर, ठीक है। अब देखो, फिर स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ध्यान से, फिर रिकॉल करवा दूं। अपन अभी शुरू करने जा रहे हैं √5, ठीक है, जो अकेला नंबर है, 1/√2 और √3 और √2, बस। यानी कि 1, 2, 3 और 4, ये 4 क्वेश्चन एक साथ एक फॉर्मेट से होंगे, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार सॉल्यूशन है, बहुत लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत लेवल की। एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले मैं क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करा रहा हूँ, सॉल्यूशन है पहले का, क्वेश्चन फर्स्ट का, और वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यानी कि प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। अब मेरी बात सुनना, जब भी आपको अपरिमेय सिद्ध करना हो, मतलब इरेशनल नंबर सिद्ध करना हो, तो उसका ऑपोजिट मान के चलना है, रेशनल, यानी कि वो तो सब में ही मानना है। लेट √5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, माना √5 एक परिमेय संख्या है, और जब तक परिमेय संख्या नहीं मानेंगे, रेशनल नंबर नहीं मानेंगे, जब तक वो सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। ये माना आपने। सबसे पहले क्या लिखा कि √5 इज ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो सीधी सी बात है, जो परिमेय संख्या रेशनल नंबर होती है उसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब बटे में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको बटे में लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं, इसका मतलब हमें या तो P और Q मान लो, चाहे A और B मान लो, एक ही बात है भाई, A/Q भी बोल दो, चाहे P/Q बोल दो। अकॉर्डिंग टू NCERT कोर्स, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे A और B। तो एक लाइन लिखनी है फिर से, वी हैव टू फाइंड आउट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फाइंड आउट 2 इंटीजर लेने अपन को, 2
इंटीजर्स ए एंड बी, ए और बी, आप चाहो तो पी और क्यू भी ले सकते हो, वैसा कोई इशू नहीं है। ए एंड बी सच एज, अब सुनो ध्यान से ही, अब हिंदी भी साथ में लिख देता हूँ। हमें ए से दो पूर्णांक ए और बी ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं कि, बस हिंदी वाले, इंग्लिश वाले तो ये लिखेंगे और हिंदी वाले ब्रैकेट के अंदर वाली बात लिखेंगे, ठीक है। कौन सी, ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। ए और बी दो स्टेट लेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि फिर अपन सच डेट का मतलब सच एज, जिसको अपन ऐसा लिखेंगे, ये लो ए अपॉन बी। बात समझ में आ गई? मतलब कि रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय है तो बटे में लिखेंगे, तो बटे में लिखने के लिए ए और बी या पी और क्यू चाहिए, बिल्कुल हम लिख दिया। वी हैव टू फाइंड आउट टू इंटीजर्स ए एंड बी सच एज, यानी कि हम ऐसे दो पूर्णांक ए और बी ले सकते हैं, कैसे, उनको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसे इक्वेशन में रूट को हटाना है, और जब रूट को हटाना है, रूट कैसे हटेगा, तो बोथ साइड आर स्क्वायरिंग, बड़ी ध्यान से समझना, दो सोल्यूशन होंगे इसलिए मैंने 4 छांटे हैं ये, बोथ साइड आर स्क्वायरिंग, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, बोथ साइड आर स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ का मतलब इन दोनों में, तो रूट 5 के ऊपर भी स्क्वायर और ए अपॉन बी के ऊपर भी स्क्वायर। अगर मेरे साथ के साथ समझ लिया ना, जिंदगी में ये सोल्यूशन रटवा के छोड़ूंगा मैं, थ्योरी वोरी सब समझते हुए, शानदार, बस समझना पड़ेगा। ये अपन ने दोनों तरफ वर्ग किया, दोनों तरफ वर्ग यानी स्क्वायर जैसे ही किया, तो रूट 5 का स्क्वायर होता है ओनली 5, आप जानते हो, रूट 5 इंटू रूट 5 ओनली 5, ये ऐसा मान लो कि स्क्वायर से रूट कट गया, और जब ये खुला तो ये हो गया स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब मेरी बात को ध्यान से समझना है, इस चीज़ को अपोन को कभी नहीं करना, इसको इधर ले आओ, मतलब अपन को इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, बिल्कुल आप कहोगे इसको कोई टेंशन नहीं है, बस सेपरेट हो गया ये समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। अब मेरी बात को ध्यान से समझना है, यहाँ पर जो भी बी स्क्वायर होगा उसको इधर भेजना है, ये बात ठीक है, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ये हो गया, क्योंकि वो अपोन में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब आप इसको क्या कह सकते हो, इसको क्या कहोगे आप, कि अगर ये जो 5b स्क्वायर है, मतलब अगर ये 5a स्क्वायर के नीचे जाए, सोचना इसको कहना क्या, वर्डिंग देखो, अगर इस 5 को मैं इधर भेजूं तो क्या होगा, आप ये कहोगे इसका मतलब ये है कि 5 का भाग a स्क्वायर में जा रहा है। वापस समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये है, अगर मैं इस 5 को ऐसा लिख दूँ तो आप क्या कहोगे कि जो 5 है, इस 5 का a स्क्वायर में भाग जाता है, लिखना नहीं है लेकिन इसका मतलब ये होता है, ठीक है। यानी कि अपन एक लाइन लिखेंगे कि 5 इज डिवाइड्स बाय, या फिर ऐसा मान लो कि a स्क्वायर इज डिवाइड्स बाय 5, यानी कि a स्क्वायर 5 से विभाजित होता है या विभाजित हैं। इसका मतलब ये है कि 5 का a स्क्वायर में भाग जाता है, लाइन लिखनी है ये, ए स्क्वायर इज डिवाइड्स बाय 5, मतलब ए स्क्वायर 5 से विभाजित है। अगर एक बात सुनो कि अगर 5 का भाग ए स्क्वायर में जाता है ना, ध्यान से समझना, सपोज इसका मतलब ये हुआ, मान लेते हैं ए की वैल्यू 10 होगी, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, है ना, कि अगर ए की वैल्यू 10 है और 10 का स्क्वायर सपोज अपन ने कर दिया ये 10, अगर 10 का स्क्वायर का मतलब ये हो गया 100, तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर एक ही जगह मैं 10 ले लूँ तो 5 का भाग इसमें जाता है, ये कह रहा है ना, ये तो कह रहे हैं कि ए स्क्वायर 5 का भाग जाता है, इसका मतलब 5 का भाग 100 में भी जाता है, मतलब 20 बार जाता है। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये स्क्वायर ना लूँ, सिर्फ 10 ले लूँ, मतलब ए स्क्वायर ना लूँ, सिर्फ ए ले लूँ, तो भी तो 5 का भाग जाएगा, क्योंकि जिस स्क्वायर में 5 का जाता है ना, उस अगर ए स्क्वायर में 5 का जाता है तो ए में भी जाएगा, क्योंकि जड़ तो ए नहीं चलाई है ना, वो तो होल स्क्वायर तो बाद की बात है, ठीक है। इसका मतलब एक लाइन ध्यान रखना, हमेशा फिक्स रूल है, यानी कि अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो ध्यान रखना, सो ए इज ऑल्सो डिवाइड बाय 5, अतः ए भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, यह विभाजित हैं, ये बात आपको लिखनी है। मेरी बात समझ में आ गई, यानी कि अगर ए स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तो ए में भी जाएगा, ये फिक्स है। चलो, इतना स्टेटमेंट अपन को लिख देना है। अब पूरी बात ध्यान से सुनो, इस स्टेटमेंट के बाद
अब एक बात फिर सोचनी है आपको कि इसने कहा कि ए भी होगा और ए का भाग भी 5 में जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 है उसका भाग ए में जाता। आप यही तो कह रहे हैं अपन कि 5 का भाग ए में जाता है, ठीक है। 5 का भाग ए में जाने से आंसर क्या आया नहीं पता। सपोज वो आंसर सी आया, जो भी आंसर होगा वो सी है। ध्यान से समझना, अगर आप यहाँ पर ए और बी लेते हो तो यहाँ सी लेना है, यहाँ पर पी और क्यू लेते हो तो यहाँ आर लेना है। इस शब्दावली को, इस वर्डिंग को पहचानो कि 5 का भाग ए में भी जाता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब 5 का भाग ए में गया तो सी आंसर है। बी तो आ नहीं सकता भाई, बी कहाँ से आएगा, क्योंकि बी तो खुद वैल्यू होगी कोई ना कोई। मतलब 5 का भाग ए में देने पर सी और नया नंबर आएगा जो इन दोनों का नहीं होगा, क्योंकि वो क्वोशंट होता है, भागफल होगा। बात को फिट कर लो, क्यों कह रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज़ है। एक समझ लोगे तो सब समझ लोगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है, ए की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू सी। 5 गुणा सी, दोनों गुणा करेंगे तभी तो ए की वैल्यू आती है भाई। भाजक इंटू भागफल, डिवाइजर इंटू क्वोशंट जब करते हैं तो px यानी कि भाज्य आता है। श्रीमंत सपोज शेषफल 0 होगा, ऐसा मान के चल रहे हैं, क्योंकि वैल्यू नहीं है। ये मैंने नहीं लिखवाता तो ये आपको समझ नहीं आता। इसको मैंने ऐसा लिखा है और कोई नई चीज मन से नहीं सोची है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या बताओ, लिख सकते हैं। इसके करने के बाद वापस वही लाइन, बोथ साइड, अब अभी बताऊंगा क्यों कर रहे हैं। बोथ साइड आर स्क्वायर, दोनों तरफ, या फिर वो लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब है इसके ऊपर भी स्क्वायर और 5c के ऊपर भी स्क्वायर। सॉल्यूशन क्या आया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। 25 है ये। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 25c स्क्वायर लिखा, ए स्क्वायर की वैल्यू। इक्वेशन 1 क्या कहता है, वो कहता है कि ए स्क्वायर को आप 5b स्क्वायर लिख सकते हो। तो एक बात बताओ, इसको मैं ऐसा लिख दूंगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। यहाँ लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 की सहायता से, या फिर समीकरण 1 से। वो उसने हमें परमिशन दी कि आप ए स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर लिख सकते हो, यस लिख दिया। फिर b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, और ये 5 आ जाएगा इसके नीचे, ये कट गया। b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5c स्क्वायर, 5 5 25 होता है, ठीक है। इसको क्या कह सकते हो, जैसा आपने इसको कहा था कि ये 5 जाएगा इसके नीचे, यही बात है ना। इसको क्या कह सकते हो, इसको ऐसा लिख लो, भले आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो इस 5c स्क्वायर को ऐसे लिख लो, ऐसा 5c स्क्वायर इधर लिख लो, b स्क्वायर इधर लिख लो, बात है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको क्या कह दोगे, अब इन दोनों को देख के क्या कह दोगे, ये लाइन कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, मतलब डिवाइड है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि बी स्क्वायर इज, सेम थ्योरी रखना, बी स्क्वायर इज डिवाइड्स बाय 5, यानी कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित हैं, ठीक है। सो अगर बी स्क्वायर 5 से है तो बी भी होगा। सो बी इज ऑल्सो डिवाइड्स बाय 5, अतः बी स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा या विभाजित है। एक बात बताओ, यहाँ पर अपने लिखा ये जो इक्वेशन है ये 2, ध्यान से। इक्वेशन 1 ने कहा कि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से होगा। यहाँ पर हमने कहा बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है या विभाजित है तो बी भी होगा। इसका मतलब दोनों का मामला सेम है, डिविजिबल बाय लिख दो चाहे डिवाइड्स बाय लिख दो, एक ही बात है। मतलब ए की वैल्यू भी 5 से भाग विभाजित हो रही है, डिविजिबल हो रही है, और b की वैल्यू भी 5 से डिविजिबल हो रही है। इसका मतलब a और b दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ कि a और b दोनों एक कॉमन नंबर 5, यानी कि a और b दोनों एक उभयनिष्ठ संख्या 5 से विभाजित हो रहे हैं, डिविजिबल हो रहे हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या a और b के अंदर, इसका मतलब ये होता है कि 5 दोनों से डिविजिबल होने का मतलब दोनों में 5 कॉमन फैक्टर है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या एक्चुअल में a और b के अंदर 5 कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं। एक्चुअल के अंदर a और b के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं था, देख लो, दोनों में कॉमन 1 मान सकते हैं। 1 इंटू ए, बी इंटू 1 इंटू बी,
मतलब इन ए और बी जो अपने स्टार्टिंग में दो इंटीजर लिए थे उनमें कॉमन क्या है, जो हमने शुरू में लिया था, कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और बी तो अकेले हैं। जबकि यहाँ हमने साबित कर दिया कि ए के और बी का दोनों का 5 एक फैक्टर है, क्योंकि दोनों में 5 का भाग जा रहा है। ए और बी दोनों के अंदर 5 एक गुणनखंड है, ये हमने यहाँ साबित कर दिया, जबकि गलत है। तो यहाँ लिखना है कि हमने जो कॉन्ट्राडिक्ट्स पैदा हो गया यहाँ पर, एक हमें एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया कि जो हमने ये बात सोची एक्चुअल में वो गलत है, यानी कि ए और बी में 1 के अलावा कोई है ही नहीं, जबकि हम कह रहे हैं 5। तो एक 2 लाइन लिखाऊंगा, वो आपको लाइन लिखनी है, ठीक है, ये 2 लाइन लिखनी है। हैंस 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एक्चुअल बात ये, सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, अतः हमारी कल्पना गलत है। हिंदी वाले यहाँ से लिखेंगे, अतः ए व बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, ठीक है, परंतु इस तथ्य का यहाँ विरोध हो रहा है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ पर हमारी बात का विरोध हो रहा है कि एक्चुअल में ए और बी में एक के अलावा कोई और हो रहा है, विरोध हो रहा है, अतः हमारी कल्पना गलत है। तो इसके बाद में एक लास्ट लाइन और, सो या फिर हैं, सो √5 इज ए इरेशनल नंबर, मतलब कि ये वाकई रेशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना स्टेटमेंट आपको लिखना है। हो सकता है आपको कहीं कहीं छोटा मोटा सोल्यूशन मिल जाए, 2-4 लाइन का आप राजी जरूर हो जाओगे, लेकिन राजी होने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए ये स्टेटमेंट ज़बरदस्त तरीके से ऑथेंटिक, बिल्कुल डिटो एनसीईआरटी सोल्यूशन की तरह, ठीक है, आपको मैंने बता दिया है ऐसा कैसा आपको लिखना है। अब अपन क्या करेंगे, इन सब को जितने भी इस टाइप से हो सकते हैं चारों क्वेश्चन को अपन कंप्लीट कर लेंगे, इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है, ओके। अब देखो इसी सोल्यूशन से मैंने बिल्कुल थ्योरी वही रखी है ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। अपने उठाया अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट उठा रहे हैं अपन, क्योंकि जो इस सोल्यूशन से होगा, मैंने आपको पहले टेक्निक तो बताई दी, ठीक है, गोले बनाते जाएंगे साथ साथ में। ये हो गया अपना, अब ये हो रहा है, तो सेम टू सेम थ्योरी, लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। वी हैव टू फाइंड आउट 2 इंटीजर्स ए एंड बी सच एज, हमें ऐसे 2 पूर्णांक ए और बी ले सकते हैं कि उसको क्या लिख देंगे कि 1/√2 इक्वल्स टू a/b, क्योंकि रेशनल नंबर है, बोथ साइड आर स्क्वायरिंग, या फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देना। एक बात तो आप जानते हो अपने ओड नंबर्स में लिख देना, दोनों तरफ वर्क करने पर तो 1/2 के ऊपर भी स्क्वायर कर देंगे और a/b के ऊपर भी स्क्वायर कर देंगे। 1/2 का खोला तो 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है, √2 का हो गया ओनली 2, इसके ऊपर a स्क्वायर हो गया और b स्क्वायर हो गया, इसको इधर भेज दो, ठीक है, ये हो जाएगा b स्क्वायर सेपरेट और ये 2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है, एक ही बात है, b स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, या तो ऐसा लिख दो या फिर 2a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर लिख दो, जैसा आप चाहते हो। पिछले वाले की तरह लिखना चाहते हो डिट्टो तो ऐसा लिख लो 2a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, एक ही बात है, मतलब एक इस तरफ हो जाएगा तो आपके थोड़ा समझने में ईजी पड़ जाएगा। तो एक बात बताओ, यानी कि 2a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर आपने लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अब एक बात बताओ, इसको देख के आपको क्या मतलब ऐसा लग रहा है कि 2 है ना, वो b स्क्वायर में भाग जाता है 2 का, मतलब कि यहाँ पर a स्क्वायर की जगह लिख देंगे अपन, इस बार उल्टा हो गया, ये b स्क्वायर हो जाएगा, एक ही बात है, यानी कि b स्क्वायर इज डिवाइड्स बाय 2, समझ गए, यानी कि जो b स्क्वायर है, b स्क्वायर कोमा 2 से विभाजित हैं, ठीक है, वो की वो थ्योरी। सो b इज, अगर b स्क्वायर है तो b भी होगा, सेम वही थ्योरी, बस एक ही जगह b है, b इज ऑल्सो डिवाइड्स बाय 2, अतः b भी 2 से विभाजित है। कितना शानदार तरीका है, आओ इधर। अब यहाँ पर एक ही जगह b आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि ये चीज कौन सी, कि b भी 2 से विभाजित है, इसका मतलब है कि 2 का भाग भी b में जाता है, ये तो कह रहे हैं, तो c आंसर आएगा, c आंसर आएगा, ये तो कह रहे हैं ना, नया नंबर आएगा, मतलब इसको अपन ये लिख सकते हैं b इक्वल्स टू 2c, b इक्वल्स टू 2c, इजी है 2c। फिर वही सेम थ्योरी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो b के ऊपर भी स्क्वायर लग गया, 2c के ऊपर भी स्क्वायर लग गया, तो ये हो गया b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। इक्वेशन 1 ने कहा कि आप b स्क्वायर की जगह 2a स्क्वायर लिख सकते हो, तो हमने इसको 2a स्क्वायर लिख दिया, 4c स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, ठीक है।
तो एक 2 को उधर भेज देंगे तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4c² अपॉन 2, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2c²। भाई 2 की टेबल से 4 कट के 2 बार। इसको देख के क्या कह सकते हो आप, इसको देखो, या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसा लिख लो इसको। चलो 2c² इक्वल्स टू a²। बताओ अब क्या कह सकते हो, यही कहोगे कि जो ये a² है, अब उल्टा हो गया ना इस बार, उसमें b था इसमें था, a² इज डिवाइड बाय 2। भाई ध्यान से समझो, ये इक्वेशन समीकरण 2 का भाग a² में जाता है, यानी कि a² डिवाइड्स बाय 2। तो सीधी सी बात है, a², हिंदी वाले हिंदी में लिख देते हैं a² 2 से, कोमा बीच में a² कोमा 2 से विभाजित है। तो सीधी सी बात है, अगर a² है, अच्छा मैंने ये सेम टू सेम लिख दिया था कि यहाँ पर b लिखना, सो b² नहीं था भाई, वहाँ पर b है, ठीक करना पिछले में। सो b इज ऑल्सो डिवाइड्स बाय 2, तो इसमें हो जाएगा सो a इज ऑल्सो डिवाइड बाई 2, अतः a भी 2 से विभाजित होगा। छोटी सी मिस्टेक पिछले में, यहाँ पर अगर आपने b² लिख दिया था तो ध्यान रखना, वो b² तो ऊपर नीचे तो b आएगा ना, सेम टू सेम थ्योरी रखनी है। ये हो गया। फिर इसके बाद में हैंस, वो सेम थ्योरी, हैंस कौन सा कॉमन फैक्टर है इसके अंदर, इनके अंदर 2। भाई b² भी 2 से, b भी 2 से, a² भी 2 से, a भी 2 से, इसका मतलब हैंस 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। दोनों के अंदर a और b के अंदर दोनों में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। हैंस 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, लेकिन एक्चुअल में तो a और b में 1 के अलावा कुछ कॉमन है ही नहीं ना, तो हमें यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्ट्स पैदा हो गया, एक विरोधाभास पैदा हो गया। इसलिए हमने जो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, मतलब हमने जो कल्पना करी है वो गलत है। यानी कि ये सब कुछ सेम थ्योरी, बस हिंदी वाला लिख देना कि ये उपनिष्ठ गुणनखंड 2 हैं, लेकिन हमारी जो कल्पना है वो गलत है। अतः सो 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है ना। मजेदार ट्रिक, ओके। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 9, वो भी ऐसा ही है, क्योंकि वो वैल्यू क्या है, √3, तो सेम टू सेम लेट √3 इज ए रेशनल नंबर, माना √3 एक परिमेय संख्या है। वी हैव टू फाइंड आउट, वो सेम थ्योरी है ना। इसके बाद में अपन क्या लिखते हैं, इसका मतलब √3 को भी लिख सकते हैं a/b, ठीक है। नीचे 1 रख लो, बोथ साइड स्क्वायर कर लो, तो √3/1 का भी ऊपर स्क्वायर और a/b के ऊपर भी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर ओनली 3, ये हो जाएगा a²/b², ठीक है। एक वो सेम टू सेम वही बात, b² को उधर ले आओ, तो ये हो गया a²। इसको देख के आप क्या कह सकते हो, इक्वेशन 1 कि जो a² है वो उसमें 3 का भाग जाता है, तो a² इज डिवाइड्स बाय 3, यानी कि a² 3 से विभाजित है, इसलिए a से a इज ऑल्सो डिवाइड्स बाय 3, यानी कि a भी 3 से विभाजित होगा। सेम थ्योरी, और ये अगर होगा, ये वाला लाइन से अपन क्या लिख सकते हैं कि 3 का भाग a में जाएगा, c आंसर आता है, मतलब a बराबर 3c, a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 3c, वही बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लग गया, इसके ऊपर भी स्क्वायर लग गया, खुला तो a² बराबर 9c² हो गया, ठीक है। इक्वेशन 1 ने कहा कि a² की जगह आप 3b² लिख सकते हो, तो हमने इस a² की जगह 3b² लिख दिया बराबर 9c², फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से। देखो एक साथ सारे टाइप कर लेंगे तो हर चीज़ आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अब अपन क्या लिख सकते हैं, b² इक्वल्स टू 9c² अपॉन 3, है ना, इसे कट जाएगा, तो b² इक्वल्स टू 3 3 जा 9 3c²। अब इसको चाहे ऐसा लिखो, चाहे आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 3c² इक्वल्स टू b²। इसको देख के आपको फिर क्या कह सकते हो कि जो b² है, b² इज डिवाइड्स बाय 3 का भाग जाता है, तो सीधी हिंदी वाले b² 3 से विभाजित है, तो b इज ऑल्सो डिवाइड्स बाय 3, ठीक है, अतः b भी 3 से विभाजित है। अब इन दोनों बातों को देख के क्या लग रहा है कि a भी 3 से और a² भी 3 से, a भी 3 से, b² भी 3 से, b भी 3 से, मतलब हैंस 3 is a common factor of a and b, but the contradicts the fact that a and b have no common factor other than 1, so our hypothesis is wrong। अतः a व b में एक उपनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु इस तथ्य का विरोध हो रहा है कि a और b में a के अतिरिक्त कोई और बात है, ठीक है। अतः हमारी कल्पना गलत है, सो √3 इज इरेशनल नंबर, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने तो परिमेय मान लिया था, जबकि बात तो गलत हो गई, अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर, है ना, इजी।
अब नेक्स्ट ले लेते हैं अपन एग्जाम्पल, तो हो गया कंप्लीट ये थ्योरम जो एक दे रखी है आपकी बुक में √2, ठीक है। तो थ्योरम शॉर्ट मिलकर TH प्रमेय, समझ जाना आप, ठीक है। लेट √2 इज ए कॉमन फैक्टर, माना √2 एक परिमेय संख्या है। वी हैव टू फाइंड आउट 2 इंटीजर्स ए एंड बी सच एज, हमें दो पूर्णांक लेंगे ए और बी, तो इसका मतलब हम √2 को लिख सकते हैं ऐसा, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो √2 के ऊपर भी स्क्वायर हो गया और a अपॉन बी के ऊपर स्क्वायर हो गया। √2 का ओनली 2, ये हो गया a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इधर भेज दो तो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट। इसको देख के क्या कह सकते हो कि 2 का भाग a स्क्वायर में जाता है, यानी कि जो a स्क्वायर हैं वो डिवाइड्स बाई 2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ हिंदी वालों के लिए कि a स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसका मतलब ये a इज ऑल्सो डिवाइड्स बाई 2, मतलब a भी 2 से विभाजित है, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ, अगर ये विभाजित है तो अपन क्या लिख सकते हैं, वही सेम टू सेम 2 का भाग a में जाएगा तो c आंसर आएगा, मतलब a बराबर 2c, वो का वो हो गया 1/√2 वाला सोल्यूशन हो जाएगा आगे जाके, ठीक है। फिर बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों तरफ वर्क करने पर तो a के ऊपर भी स्क्वायर और 2 के ऊपर भी स्क्वायर, सॉरी 2c के ऊपर भी स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट कहता है कि आप a स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, ठीक है। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, अपॉन में चला जाएगा 2 ही कट जाएगा, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2c स्क्वायर, या फिर लिख सकते हो 2c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, ये लिख देना ताकि सेम सोल्यूशन बन जाए, ठीक है ना। बहुत इजी है, बहुत मज़ेदार सोल्यूशन, आपको मज़े आ रहे होंगे क्योंकि सोल्यूशन सेम है। अब अपन क्या लिखेंगे, हाँ सेम टू सेम थ्योरी, इसको क्या कहोगे कि जो b स्क्वायर है, b स्क्वायर यहाँ पर तो a स्क्वायर था, b स्क्वायर इज डिवाइड्स बाई 2, हिंदी वाले b स्क्वायर 2 से विभाजित हैं। फिर वापस इंग्लिश बात करते हैं अपन, तो सो b इज ऑल्सो डिवाइड्स बाई 2, अतः b भी 2 से विभाजित है, ठीक है। इसका मतलब a स्क्वायर भी 2 से, a भी 2 से, b स्क्वायर भी 2 से, b भी 2 से, हैंस 2 is a common factor of a and b, but the contradicts the fact that a and b have no common factor other than 1, so our hypothesis is wrong। अतः a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हैं, परंतु इस तथ्य का विरोध हो रहा है कि a और b में a के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं उभयनिष्ठ गुणनखंड, अतः हमारी कल्पना गलत है। सो √2 इज ए इरेशनल नंबर, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या। ये चारों क्वेश्चन एक ही मेथड से होंगे, मतलब इजी तरीका क्या हुआ कि जो सेम एक वैल्यू है, जो अपॉन में ना हो, सिर्फ रूट के अंदर हो, कोई दूसरा नंबर ना हो, अपॉन में हो चाहे रूट में हो, कैसा भी हो। मतलब ये इसकी खास बात एक ये भी है कि आपको एक वैल्यू रूट में मिलेगी, जैसे देखो ये रूट में वैल्यू है, ये भी आपको रूट में वैल्यू नजर आ रही है, रूट में वैल्यू नजर आ रही है, चाहे बटे में हो, लेकिन होनी एक ही चाहिए, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही वैल्यू कहलाएगी। बस ये दो जो वैल्यू नजर आ रही है उसका सोल्यूशन अब अलग कर लेते हैं, बस ओवरऑल आपकी चैप्टर एक्सरसाइज फिर खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब अपन ने लिया है क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा, ठीक है। ऐसा तो बॉक्स बना देते हैं, एक तो ये रहा और ये एक ये और एक ये और एक ये, ठीक है। यानी कि 4 इसके क्वेश्चन है आपकी पूरी बुक में, बस। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्यूशन देखो स्टार्टिंग है वो सेम लाइन रहेगी, लेट 5, क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ, है ना, सोल्यूशन 1.3 का। लेट 5 माइनस √3 इज ए रैशनल नंबर, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, तो वी हैव टू फाइंड आउट 2 इंटीजर्स a एंड b सच एज, हम 2 पूर्णांक a तथा b प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा ये चीज़ और लिख देना, इसका मतलब ये हुआ कि 5 माइनस √3 को लिख सकते हैं a अपॉन b, और उस पिछले वाले सोल्यूशन में भी लिख देना वेयर, ये बात अपन लिखना भूल गए, सब में लिख देना वेयर जो b है ना, b नॉट इक्वल्स टू 0, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, ये फिक्स रूल है, तभी तो अपन इसके नीचे 1 लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये साइड में कहीं लिख देना और ज़्यादा बेटर सोल्यूशन हो जाएगा, उसमें भी जो अपने पिछले चारों किए ना उसमें लिख देना। और आप ऐसा कैसा उतार लेना, लाइन वाइज की जरूरत नहीं है कि आप रजिस्टर के अंदर वो लाइन वाइज उतारो, कोई नहीं, आप ऐसा ही उतारना जैसा मैं करवा रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो नंबर है ना, उसमें तो अपन को रूट हटाना था, रूट हटाते ही नंबर सेपरेट हो रहा था, इसमें रूट किसका हटाओगे, इसका हटा भी दोगे तो एक नंबर तो फिर भी रह गया। तो ऐसी वैल्यू के अंदर हमेशा रूट को सेपरेट करना, न कि रूट को हटाना है, इसका सेकेंड सोल्यूशन है, ठीक है। तो मतलब अपन को ये करना है कि जो ये √3 है, इसको 1 मिनट के लिए ऐसा करता हूँ कि a माइनस बी को इधर ले आता हूँ, √3 को भेज देता हूँ उधर, √3 हो गया सेपरेट, 5a माइनस बी इक्वल्स टू √3, ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो √3 इक्वल्स टू 5 माइनस a अपॉन, मतलब a की बात है, इसको दे दो, लिख दो। अब एक स्टेप और चला लो, एक एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा b,
बी आया तो ये हो गया 5b भाई, बी को 5 से किया तो फिर बी से भी कट गया तो a, ये फाइनल सोल्यूशन हो गया, यानी कि √3 इक्वल्स टू 5b माइनस a अपॉन b। एक बात बताओ, इसको अपन अगर देखें, अपने स्टार्टिंग में क्या माना था कि हम a और b दो पूर्णांक ले रहे हैं, a और b दो इंटीजर है, a b b, मतलब इस वैल्यू के अंदर आपको a b नजर आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि a b और 5 तो संख्या है, वो तो होता ही इंटीजर है, पूर्णांक है। मैंने आपको स्टार्टिंग का फर्स्ट वीडियो देखा ना, बेसिक इंट्रोडक्शन, उसमें पता चल जाएगा नंबर क्या होते हैं। तो a b और 5 ऑल आर इंटीजर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, यानी कि a b और 5 सभी पूर्णांक हैं, मानते हो ना? मानते हैं। अगर ये ऐसा है कि 5 भी हैं, b भी हैं, a भी है, तीनों के तीनों, भाई b दो बार बात क्या हो, वैल्यू तो एक ही कहलाएगी ना, एक तो b है, एक है, तीनों के तीनों पूर्णांक हैं, इंटीजर है। और एक चीज़ और लिख लेना साइड में, जब स्टार्टिंग में 2 पेज छोड़ दिया आपने, वही एक बात लिख लो कि जो इंटीजर होते हैं, जो पूर्णांक होते हैं, वो परिमेय संख्याएं होती है, वो रेशनल नंबर होते हैं। जो इंटीजर होते हैं वो ऑल्सो, यानी कि वो हमेशा रेशनल नंबर भी होते हैं, मतलब कि जो पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या भी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 5b माइनस a अपॉन b इज ए रेशनल नंबर। समझ पा रहे हो? इज ए रेशनल नंबर, मानना पड़ेगा ना इस बात को, यानी कि 5b माइनस a अपॉन b एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि तीनों जब इंटीजर हैं तो इसको भी परिमेय संख्या होना पड़ेगा। मैंने पूरी बात बता दी आपको। अगर ये परिमेय संख्या है, अगर ये रेशनल नंबर है, तो इसके बराबर में कौन है? √3। तो ये है जितना ही तो √3 है, मतलब ये है वही √3 है। इसका मतलब ये हुआ कि सो √3 ऑल्सो विल बी ए रेशनल नंबर। मानोगे ना इस चीज को? मानोगे, वेरी गुड। यानी कि अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। होगी कि नहीं होगी? क्योंकि एक बात बताओ, मैं कहूँ कि 4x ही 5 है, तो जब ये और 5 है, इसका मतलब ये भी 5 है, दोनों आपस में बराबर है। वही चीज़ है कि जितना ये उतना ये, इसका मतलब अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको भी रेशनल नंबर होना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है बताओ? क्या √3 परिमेय संख्या होती है क्या? एक्चुअल में √3 परिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि √3 की परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कौन से होता है? जो कुछ फिक्स वैल्यू के बाद में सोल्यूशन, जैसे मैं बात करूं कि √25 तो 5 होता है, ये एक रेशनल नंबर है, पूर्णांक है। लेकिन √3 को आप सोल्व करोगे तो 1.732 आता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। मतलब ये तो इरेशनल नंबर है। जबकि हमने यहाँ पर जबरदस्ती कह दिया कि ये एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर है, वो कि वो 2 लाइन है। हमें यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्स पैदा हो गया कि √3 तो वाकई परिमेय संख्या रेशनल नंबर होती ही नहीं है। तो हमारे जो और हाइपोथेसिस रॉन्ग, हमने जो कल्पना करी वो गलत है। ठीक है, वो बात अपन लिख देते हैं, सेम वही 2 लाइन, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज ए रेशनल नंबर, सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। लेकिन इस तथ्य का विरोध हो रहा है, विरोध ही तो हो रहा है क्योंकि √3 तो है ही नहीं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। सो √3 इज ए रेशनल नंबर, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। किस बात का विरोध हो रहा है? कि ये अपरिमेय संख्या, हमारी इस बात का विरोध हो रहा है, यानी कि ये √3 एक इरेशनल नंबर है, इस बात का यहाँ पर विरोध हो रहा है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, एक्चुअल में √3 तो इरेशनल नंबर ही है, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट्स हो रहा है। यहाँ रेशनल मत लिख देना, है ना? हाँ, ये बात है तो है ना मजेदार सोल्यूशन। सो √3 रेशनल नंबर, अतः √3 एक परिमेय संख्या हो गई सिद्ध, हैंस प्रूव्ड। तो ये है सोल्यूशन 2 टाइप के। अब ये सारी चीजें है ना दोनों की, ये जो 1, 2 और 3 क्वेश्चन बच गए, सेम टू सेम अपन कर लेंगे। अब अपन बात करते हैं थर्ड का सेकंड, तीसरे का दूसरा सोल्यूशन, वो है 7√5। लेट 7√5 रेशनल नंबर, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। वी हैव टू फाइंड आउट 2 इंटीजर्स एंड बी सच एज, हम 2 पूर्णांक a तो b इस प्रकार लेंगे, वेयर b नॉट इक्वल टू 0, जहाँ b बराबर नहीं है 0। फिर वही बात 7√5 इक्वल्स टू a अपॉन b,
इसके नीचे 1 रखिए, ठीक है। वैसे ज़रूरत नहीं है इधर इधर भेजना है इसको, तो वैसे ही सेपरेट करना है। तो √5 अकेला बनाना है, तो √5 को ये रहने दो, a/7b हो जाएगा भाई, 7 नीचे चला जाएगा, बस हो गया सेपरेट, a/7b। अब एक बात बताओ कि यहाँ पर हमने a और b को इंटीजर लिया था ना, तो अपन वही बात लिख देंगे कि a, b और ये 7, इसके साथ जो मल्टीप्लाई में तीनों ही a, b, 7 ऑल आर इंटीजर्स, यानी कि a, b और 7 सभी पूर्णांक हैं। इसको यहाँ लिख देना, एडजस्ट कर लेना। अगर ये सभी पूर्णांक है, इसका मतलब a/7b इज अ रैशनल नंबर, a/7 भी एक परिमेय संख्या है, मान गए, क्योंकि जो इंटीजर होता है वो रैशनल नंबर होता है, वो परिमेय संख्या होती है। सो अगर ये रैशनल नंबर हैं, अगर ये परिमेय संख्या हैं, तो √5 को भी होना पड़ेगा, वो कहाँ जाएगा। सो √5 इज ऑल्सो भी ए रैशनल नंबर, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या है। बट क्या √5 एक्चुअल में होती है क्या? नहीं। √5 को सोल्व करोगे तो पॉइंट कभी खत्म ही नहीं होगा जिंदगी में, मतलब इरेशनल नंबर है। तो हमने इसको इरेशनल नंबर कहा, लेकिन हमारा तो यहाँ पर अपोजिट विरोध हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है कि ये तो कह रहा है कि परिमेय रैशनल है, but this contradicts the fact that √5 is irrational, so our hypothesis is wrong। लेकिन इस तथ्य का विरोध हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। सो √5 सॉरी वो क्या है पूरा 7√5, सो 7√5 इज ए इरेशनल नंबर, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या। डन। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी अपना हो गया। अब 6√2, ठीक है, ये अपना तीसरा पार्ट, तीसरे का थर्ड पार्ट, ठीक है, यानी कि 6 + √2 इज ए रैशनल नंबर, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। वी हैव टू फाइंड आउट टू इंटीजर्स एंड बी सच एज, हम दो पूर्णांक ए बी ले सकते हैं, ठीक है, b = 0 होना चाहिए। 6 + √2 = अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, सेपरेट कर लो। तो √2 को अपनी जगह रहने दो, a/b अपनी जगह, 6 जाएगा उधर तो हो जाएगा माइनस का। अब ले लेंगे अपन एलसीएम, ठीक है, तो √2 = एलसीएम आ गया b का b में डिवाइड 1 टाइम, 1 को ऐसे तो a b तो हो गया 6b, ठीक है, 6b हो गया। तो ये हो गया अपना सेपरेट सेम थ्योरी कि a के बाद में b और 6, a b और 6 ऑल आर इंटीजर्स, यानी कि a, b, 6 सभी पूर्णांक हैं, और जो पूर्णांक होते हैं वो रैशनल नंबर भी होता है। इसका मतलब a - 6b/b इज ए रैशनल नंबर, अतः a - 6b/b एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आओ इधर, अगर ये परिमेय संख्या रैशनल नंबर, अगर √2 को भी होना पड़ेगा, सो √2 इज ऑल्सो भी ए रैशनल नंबर, √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, यह परिमेय संख्या होगी। क्या एक्चुअल में √2 परिमेय संख्या होती है? क्या √2 इज ए रैशनल नंबर एक्चुअल में? नो, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट कि √2 को सोल्व करते जाना कभी भी पूरा प्रॉपर आंसर नहीं आएगा, कि बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। लेकिन इस तथ्य का विरोध हो रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमारी कल्पना गलत है। तो फाइनली किस आंसर पे पहुंच गए? सो 6 + √2 इज ए इरेशनल नंबर, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो लास्ट आपका बचा एग्जाम्पल नंबर 10, ये भी हो गया अपना लास्ट एग्जाम्पल नंबर 10 है। लेट एग्जाम्पल 10 लिख देता हूँ। लेट 5 - √3 इज ए रैशनल नंबर, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। वी हैव टू फाइंड आउट टू इंटीजर्स एंड बी सच, हम दो पूर्णांक ए तथा बी लेंगे। इस प्रकार लिख सकते हैं, कैसे कि 5 - √3 को लिख सकते हैं a/b। √3 सेपरेट कर लो, तो एक काम करो, एक बार a - b को इधर ले आओ ताकि √3 प्लस का हो जाए। अब इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि √3 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, थोड़ा इजी रहेगा, प्लस की वैल्यू ठीक रहती है, बाकी कोई बात गलत कुछ भी नहीं होता। एलसीएम लिया यहाँ पर b, सॉल्व किया तो b तो ये हो गया 5b - a। बस इसको देख के क्या लग रहा है, a है, b है और 5 है, a भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर होता है। तो a, b, 5 ऑल आर इंटीजर्स, a, b, 5 सभी पूर्णांक है। अतः अगर ये सभी पूर्णांक है तो जो पूरी संख्या बनी है
5b माइनस a अपॉन b इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि जो इंटीजर होते हैं वो रैशनल होता है, यानी जो पूर्णांक होता है वो परिमेय होती है, तो 5b माइनस a अपॉन b भी एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो √3 को भी होना पड़ेगा, ठीक है। सो √3 ऑल्सो विल बी अ रैशनल नंबर, अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्या एक्चुअल में √3 परिमेय संख्या होती है? नहीं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर, सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। लेकिन इस तथ्य का विरोध हो रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। सो 5 माइनस √3 इज ए इरेशनल नंबर, अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार, और ये चैलेंज करता हूँ मैं, सबसे डिफरेंट आपको मिलेगा ये जो एक्सरसाइज कराई है 1.3। ओवरऑल जितने एग्जाम्पल थे सब मिक्स, इसके अंदर थ्योरम सब मिक्स, इसके अलावा एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अच्छे से 2 कैटेगरी का ध्यान रखना, अपन इसको पूरे को 2 टाइप में बांट के किया है, डिवाइड करके किया, ठीक है। और आई थिंक आपको मज़ा आया होगा, ईजी लगी होगी, ठीक है ना। ओके।